सर जी, आप लोगों का नमाज ब्रेक जो है वो एंड हो गया। कोई भी स्टूडेंट मुझे ज़रा एक चैट में बता दें कि मेरी आवाज़ आप लोगों को अभी क्लियर आ रही है। ठीक है। अच्छा, अभी तक हमने ब्रेक से पहले जो चीज़ें डिस्कस की हैं, ठीक है ठीक है, वो हमने की हैं। हमने कुछ सैम्पल कोड जो है वो रन करके देखा था। ठीक है, और एडिशन का उसमें ऑपरेशन परफॉर्म हो रहा था। फिर हमने स्टार्टिंग में ही देखा कि डेटा रिप्रेजेंटेशन आप किस तरह करते हैं। ठीक है, हेक्साडेसिमल, डेसिमल, बाइनरी, इनकोडेड, रियल। ठीक है। फिर हमने देखा कि सेगमेंट्स आप किस तरीके से बनाते हैं और सेगमेंट किस किस पर्पज़ के लिए यूज़ हो रहे होते हैं, किस किस्म का कोड आप किस सेगमेंट के अंदर लिख रहे होते हैं, डेटा सेगमेंट में या कोड सेगमेंट में। ठीक है। फिर हमने फोर्थ चीज़ जो पढ़ी है वो डेटा रजिस्टर्स का कॉन्सेप्ट पढ़ा है कि हमारे पास कितने किस्म के रजिस्टर्स हैं, डेटा रजिस्टर्स, और उनमें आप किस किस्म की वैल्यूज़ को स्टोर कर सकते हैं, क्या क्या उनके साइजेज़ हैं। ठीक है। ई ए एक्स रजिस्टर देखा, ई बी एक्स, ई सी एक्स, ई डी एक्स, ये तमाम चार हमारे पास 32 बिट के रजिस्टर्स थे। ये अभी हमने ब्रेक से पहले देखा। 16 बिट के चार रजिस्टर्स हैं। फिर 8 बिट के 8 रजिस्टर्स हैं हमारे पास, और उनके क्या क्या पर के यूजेस हैं वो हमने तमाम अभी डिस्कस किए। अच्छा, अब हम आते हैं इरवाइन के कुछ प्री डिफाइंड फंक्शंस के ऊपर। ठीक है, ये असल कोडिंग के ऊपर आने से पहले ये तमाम चीज़ें छोटी छोटी आपको सीख लेना ज़रूरी है ताकि आपको कोड आसानी से समझ आ सके। ठीक है। तो एक एक चीज़ जितनी भी इसकी आपके लैब के मैनुअल में लिखी हुई है, कोई भी अननेसेसरी चीज़ नहीं है। हर चीज़ का कोई ना कोई यूजेज है, मकसद है। तो आप लोग मैनुअल को भी थॉरली रीड करते रहेंगे साथ साथ, तो आप लोगों की अंडरस्टैंडिंग ज़्यादा बेहतर होगी। ठीक है। अब हम आ जाते हैं रजिस्टर्स को पढ़ने के बाद कुछ प्री डिफाइंड जो हैं। इरवाइन होता क्या? इरवाइन बेसिकली एक लाइब्रेरी है। ठीक है, लाइब्रेरी ऐसी लाइब्रेरी है कि जिसमें कुछ ना कुछ फंक्शंस बना के डाले। ठीक है। फंक्शंस क्या होते हैं ये आप लोगों को अच्छी तरीके से पता है। फंक्शन कोई भी ऐसी चीज़ होती है, ऐसा सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन है कि कोई जो कि कोई टास्क परफॉर्म कर रहा हो, कोई एक टास्क परफॉर्म कर रहा है। तो ऐसे मल्टीपल फंक्शंस जो कि आपकी यहाँ लाइब्रेरी कह सकते हैं उसको। हिरवाइन एक लाइब्रेरी ही है जिसके अंदर मल्टीपल फंक्शंस हैं कि जो आप प्री डिफाइंड हैं, और हंड्रेड्स ऑफ थाउजेंड्स ऑफ उसमें फंक्शंस हैं। वो आपको लिखने की ज़रूरत नहीं है, आप सिर्फ उस फंक्शन का नेम लिखें और आपके पास वो चीज़, वो फंक्शन परफॉर्म हो जाता है। जैसे कि कॉल, राइट इंटीजर, राइट डेसिमल, और इस तरीके के मूव, ये तमाम इंस्ट्रक्शन जो हैं आपके इरवाइन के अंदर ही से ही आ रहे होते हैं। तो ये इरवाइन बहुत इंपॉर्टेंट लाइब्रेरी है एक तरीके की, आपकी असेंबली लैंग्वेज को क्रिएट करने की। हाँ, बिल्कुल सही। अच्छा, अब हम आ जाते हैं कुछ ऐसे प्री डिफाइंड फंक्शंस के ऊपर जो इरवाइन के प्री डिफाइंड फंक्शंस हैं जो मोस्ट कॉमनली यूज हो रहे हैं। वैसे तो बहुत सारे हैं, लेकिन जो मोस्ट कॉमनली यूज हैं वो क्या है? वो हैं, सबसे पहला हम आ जाते हैं कॉल राइट इंटीजर। अब ये कॉल राइट इंटीजर क्या करता है? कॉल बेसिकली एक इंस्ट्रक्शन है, और राइट इंटीजर क्या कहता है? राइट इंटीजर ये बता रहा होता है कि जो भी इस, अगर मैं ये लाइन लिखता हूँ कॉल राइट इंटीजर, इस लाइन से पहले जो भी लास्ट ई ए एक्स यानी कि एकमुलेटर रजिस्टर, ई ए एक्स या ए एक्स या ए एच ए एल रजिस्टर के अंदर कोई भी वैल्यू ऐड हुई होगी, सब्ट्रैक्ट हुई होगी, डिवाइड हुई होगी, या फिर मूव हुई होगी। ठीक है। तो वो वाली जितने भी आपके पास क्या कहते हैं, उस इस तरीके का कोई भी इंस्ट्रक्शन अगर परफॉर्म हुआ होगा, किसके ऊपर? एकमुलेटर के ऊपर, यानी कि ई ए एक्स रजिस्टर के ऊपर। तो उस ई ए एक्स रजिस्टर की जो वैल्यू है उसको आउटपुट स्क्रीन के ऊपर ये प्रिंट करेगा, कॉल राइट इंटीजर। अब अगर तो उसके अंदर इंटीजर वैल्यू है तो आपने कॉल राइट इंटीजर लिखना है। अगर आपके ई एक्स रजिस्टर के अंदर बाइनरी वैल्यू है तो आप कॉल राइट बाइनरी लिखेंगे। अगर तो आपके पास डेसिमल वैल्यू है तो आप कॉल राइट डेसिमल लिखेंगे। हेक्सा डेसिमल वैल्यू है तो आप कॉल राइट हेक्सा डेसिमल वैल्यू लिखेंगे। ठीक है। तो कॉल राइट हेक्स लिखेंगे। सही है। इससे क्या होगा कि अगर तो आपके ई एक्स रजिस्टर में कोई वैल्यू पड़ी हुई है 5AH, ठीक है, यानी कि वो 5A है हेक्साडेसिमल, तो आप क्या लिखेंगे? अगर उसको आपने आउटपुट स्क्रीन के ऊपर प्रिंट कराना है तो आप क्या करेंगे? कॉल राइट हेक्स। तो ऑटोमेटिकली जो उससे पहले, इस लाइन से पहले जो भी ई एक्स रजिस्टर में वैल्यू अपडेट हुई होगी
वो उसको आउटपुट स्क्रीन पर शो करा देगा। ठीक है, तो अगर कोई इंटीजर वैल्यू हो तो राइट इंटीजर, बाइनरी हो तो राइट बाइनरी, डेसिमल हो तो राइट डेसिमल, हेक्सा हो तो राइट हेक्सा डेसिमल। अच्छा, अब एक प्रोग्राम गिवन है यहाँ पर टू इंटीजर्स को ऐड करने का। इसको अभी हम देखते हैं कि इसमें क्या चीज़ परफॉर्म हो रही है। अगर आप वैसे भी देखें तो ये लाइब्रेरी इंक्लूड कराने के बाद यहाँ पर डॉट कोड सेगमेंट में मेन प्रोसीजर में क्या हो रहा है, मूव ई ए एक्स 10,000H, यानी कि ये हेक्साडेसिमल एक वैल्यू है। ठीक है, और इसको कहा गया है कि इसको मूव कर दो किसमें, ई ए एक्स रजिस्टर में। ई ए एक्स कितना है, 32 बिट का रजिस्टर। ठीक है, फिर कहा गया है कि ये 10,000H के अंदर, अच्छा अब ये कॉमेंट में भी आप पढ़े तो अब ई ए एक्स की वैल्यू क्या हो गई, पहले तो एम था, क्या हो गई 10,000H। अब उसमें कहा है कि एड ई ए एक्स 40,000H, यानी कि अब 10,000 थी तो उसके अंदर ऐड कर दो 40,000, तो अब कितनी हो जाएगी ई एक्स की वैल्यू 50,000H। ठीक है, हमेशा होता यह है कि जब आप ऐड लिखेंगे या सब्ट्रैक्ट या मल्टीप्लाई डिवाइड, तो ई ए एक्स में अगर कोई भी वैल्यू है तो ये वाली वैल्यू जो, इसको हम कहते हैं सोर्स, जो लेफ्ट वाली है कॉमा के लेफ्ट पे, और सॉरी जो राइट वाली है इसको हम सोर्स कहते हैं और लेफ्ट वाली को डेस्टिनेशन कहते हैं। तो सोर्स जो है वो हमेशा डेस्टिनेशन में जाके आइदर ऐड होगी, सब्ट्रैक्ट होगी, मल्टीप्लाई होगी या डिवाइड होगी। ठीक है, तो सोर्स हमेशा डेस्टिनेशन के अंदर ऐड, सब्ट्रैक्ट, मल्टीप्लाई या डिवाइड होगी या फिर मूव होगी। ठीक है, और सर राइट तो किया, हाँ तो अभी राइट नहीं किया हमने, अभी हमने राइट नहीं किया। अभी तो सिर्फ हम ये एडिशन सब्ट्रैक्शन परफॉर्म करा रहे हैं, अभी हमने शो नहीं करानी। अभी सिर्फ ये एडिशन सब्ट्रैक्शन वगैरह परफॉर्म हो रही। तो एडिशन हो या सब्ट्रैक्शन हो या कोई भी अरिथमेटिक ऑपरेशन हो, तो ये हमेशा सोर्स जो है यानी कि ये राइट वाली जाके ऐड होगी या सब्ट्रैक्ट होगी डेस्टिनेशन में। और सेव कहाँ होगी, यानी कि अब जो 5,000 वैल्यू है वो सेव कहाँ होगी, इसी ई ए एक्स में। ठीक है, अच्छा ये अब यहाँ पर क्या गया है कि ई एक्स की वैल्यू क्या हो गई 50,000H, क्योंकि 10,000 थी, ये 40,000 है, ये ऐड होके ई एक्स में ही सेव हुई। अब हमने यहाँ तो यूज़ किया था राइट इंटीजर या राइट बाइनरी, राइट डेसिमल, आप चाहे तो इसको भी इस्तेमाल कर सकते हैं, राइट हेक्सा या जो चाहें। लेकिन यहाँ पर एक चीज़ इस्तेमाल हुई है, कॉल डंप रजिस्टर। तो ये क्या करेगा, डिस्प्ले कर देगा रजिस्टर, यानी कि हमारे पास हमने यहाँ जितने भी रजिस्टर्स पढ़े हैं, ई ए एक्स, ई बी एक्स, ई सी एक्स, ई डी एक्स, ये तमाम को आपकी आउटपुट स्क्रीन के ऊपर डंप कर देगा, यानी कि शो कर देगा कि किसके अंदर क्या वैल्यू स्टोर्ड हुई है। सर कॉल से क्या होता है, कॉल बेसिकली कोई भी आपके पास जैसे ये डंप रजिस्टर्स है या फिर राइट इंटीजर है या राइट बाइनरी है, वो एक फंक्शन है। उस फंक्शन को इन्वोक करने के लिए आप ये एक इंस्ट्रक्शन देते हैं कॉल। ठीक है, तो कॉल क्या करेगा, इस इस फंक्शन को इन्वोक कर देगा। कॉल यानी कि इसको बुलाओ, इस फंक्शन को बुलाओ। कॉल कर इसी को कहते हैं ना कि कॉल, अगर मैं क्या कहते हैं, मैं कहता हूँ कि भाई कॉल शोजअप, तो उसका मतलब है कि शोजअप को बुलाओ, अगर शोजअप एक फंक्शन है तो। ठीक है, तो डंप रजिस्टर्स एक फंक्शन है या फिर राइट इंटीजर एक फंक्शन है, उसको कॉल किया जा रहा है, उसको बुलाया जा रहा है। सही है, तो ये चीज़ है। अब यहाँ पर डंप रजिस्टर क्या करेगा, जितने भी फ्लैग्स यूज़ हुए हैं, जितनी भी रजिस्टर्स हैं, उनमें जो जो वैल्यू करंट स्टेट में, यानी कि इस स्टेट के बाद, इस लाइन के बाद जो सबके अंदर वैल्यू है वो शो करा देगा। उसके बाद एग्जिट, आपको पता है कि एग्जिट करते हैं मेन एंड प्रोसीजर और एंड में। अब हम इसको रन करके देखते हैं कि क्या ये कोड वर्क कर भी रहा है या नहीं। अच्छा जी, ठीक है, ये आ गया। और यहाँ से मैं इसको थोड़ा सा इंडेंट कर देता हूँ। ठीक, कमेंट्स आप लिखें या ना लिखें इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। ठीक है, चाहें तो उसको रिमूव भी कर, हाँ बिल्कुल, आप चाहें तो यहाँ पर, क्योंकि ये हेक्साडेसिमल वैल्यू है तो आप राइट हेक्सा भी कर सकते हैं। मैनुअल में ज़ाहिर है ये डंप रजिस्टर। अच्छा वैसे तो ये देखा जाए तो आप इसको एज अ हेक्सा भी कंसिडर कर सकते हैं और एज अ डेसिमल भी, क्योंकि इसके अंदर कोई अल्फ़ाबेट यूज़ हुआ नहीं है। लेकिन हेक्सा में क्योंकि 1, 0, 2 ये सारे इस्तेमाल भी हो रहे होते हैं, तो इसको हम हेक्सा भी कंसिडर कर सकते हैं। चाहे तो हम इसको डेसिमल भी कंसिडर कर सकते हैं। तो आप इसके ऊपर अगर एच हटा के ऐसे रख देंगे तो आप इसको राइट डेसिमल भी कर सकते हैं, एच लगा देंगे तो आप राइट हेक्सा भी कर सकते हैं। और डंप रजिस्टर्स का असल मकसद आपको, ठीक है, अब इसको हम पहले रन करते हैं और देखते हैं कि ये 10,000H ऐड होता है 40,000H में,
और फिर EAX की वैल्यू क्या आती है हमारे पास। ये देखिए, अब आपके पास ये तमाम रजिस्टर्स आपके सामने आ गए, EAX, EBX, ECX, EDX, ठीक है। और बाकी और भी हैं, इनके भी पर्पजेज हम आगे चल के सीखेंगे। और ये कुछ फ्लैग्स हैं, कैरी फ्लैग, साइन फ्लैग, जीरो फ्लैग, ये अभी आपके काम के नहीं है, ये आगे की लैब्स में जब आएंगे तो उस वक्त हम डिस्कस करेंगे। अभी आप सिर्फ इसको देखें कि EAX रजिस्टर में पहले 10,000 था, फिर उसमें ऐड हुआ 40,000, तो क्या आ गया 50,000, ठीक है। अच्छा, अब अगर तो यहाँ पर हमने ये एच लिखा हुआ है, आप एच हटा दें, इसको डेसिमल क्रिएट कर दें, ठीक है। और आप यहाँ पर कहते हैं भाई कॉल राइट, इसने क्या कह दिया यहाँ पर 50,000, और अब एच नहीं आ रहा, ये सिर्फ एज प्लस 50,000 इसने दिखा दिया, सही है। तो ये अब हमें राइट इंटीजर या राइट डेसिमल, ये किसकी वैल्यू दिखाता है, EAX रजिस्टर की, सही है। यहाँ पर भी ये लिखा हुआ है कि वी कॉल राइट इंटीजर, राइट बाइनरी, राइट डेसिमल टू डिस्प्ले द EAX रजिस्टर वैल्यू वी यूज इट, ठीक है। अच्छा, ये एग्जांपल हमने रन करके समझ आ गई होगी। अच्छा, इसी एग्जांपल को पूरा डायसेक्ट करके भी आपको दिखाया गया है कि भाई इसमें एक एक लाइन के ऊपर क्या क्या चीज़, क्या क्या फंक्शन परफॉर्म हो रहा है। सर वॉइस बार बार चली जाती है, वॉइस अभी भी जा रही है आपकी। अभी बताएं, अभी आ रही है आप लोगों को वॉइस? ठीक है। जी सर। अच्छा। सर ऐसे अच्छा, नहीं हो सकता कि हम अपनी कैलकुलेशन मतलब उसी में ही करवाएं, हेक्स में ही करवाएं, हेक्साडेसिमल में, ऐड सब्ट्रैक्ट जो भी हो, और उसका आउटपुट जब हमें दिखाना हो, राइट करवाना हो, उसमें मैं इंटीजर या डेसिमल चला दूं? नहीं ऐसा नहीं हो सकता, अच्छा। ऐसा नहीं होगा। आपको उसके लिए इसको डिफरेंट डिफरेंट फंक्शंस देने का मकसद ही है कि ये हेक्साडेसिमल की वैल्यूज़ को शो कराएगा, ये राइट डेसिमल, ये बाइनरी। अगर आप ऐसा करेंगे, ट्राई करके देख लें, उसमें एरर आ जाएगा, ठीक है। अच्छा, बिल्ट और फंक्शन सिर्फ सर अगर इसका कन्वर्जन का कुछ नहीं होता, अगर मैं चाह रहा हूँ कि ऑटोमेटिकली कन्वर्ट हो जाए किसी फंक्शन या मेथड से, खुद करना पड़ेगा सारा? हाँ, ये कन्वर्जन तो आपको खुद करनी पड़ेगी, अच्छा सर, ठीक है। ठीक है। अच्छा, अब ये वाला जो कोड अभी हमने किया है, इसको थोड़ा सा इन्होंने यहाँ पर एक्सप्लेन किया गया है कि ये देखें, अगर आप इसको इन डिटेल समझना चाह रहे हैं, क्योंकि यही सी चीज़ें घूम घूम के आपके तमाम कोड्स में यूज़ हो रही होंगी, तो इनको समझ लें अच्छी तरीके से कि यहाँ पर क्या, फर्स्ट चीज़ क्या बताई है कि आपने लाइब्रेरी जो इंक्लूड कराई है, इंक्लूड irvine32.inc, इसका क्या पर्पज़ है। यहाँ क्या लिखा है, द इंक्लूड डायरेक्टिव कॉपीज नेसेसरी डेफिनेशन एंड सेटअप इंफॉर्मेशन फ्रॉम अ टेक्स्ट फाइल नेम irvine32.include। अब ये क्या इंक्लूड क्या करता है, इंक्लूड भी एक, जैसे यहाँ कॉल है ना, तो इसी तरह यहाँ एक इंक्लूड भी इंस्ट्रक्शन है, ये इस लाइब्रेरी को इंक्लूड करवाने के काम आता है। ये एक ऐसा इंस्ट्रक्शन है, ये इंस्ट्रक्शन दे रहा है कि इंक्लूड करो किसको, irvine32.inc को। कहाँ से, अगर आप यहाँ देखें तो आपने जहाँ सी ड्राइव के अंदर अपना इरवाइन का फोल्डर रखा हुआ है, इसके अंदर इन, ये देखें irvine32.inc, ये एक फाइल रखी है। इसी फाइल के अंदर तमाम प्री डिफाइंड फंक्शंस मौजूद हैं, ठीक है। तो यहाँ पर हम सबसे पहले जो करते हैं, इंक्लूड irvine32.inc, तो ये फाइल को वो इंक्लूड करा देता है आपके प्रोजेक्ट के अंदर, सही है। नहीं, केस सेंसिटिव नहीं है असेंबली लैंग्वेज। अच्छा, और तमाम नेसेसरी जितनी भी सेटअप्स और डेफिनेशंस और फंक्शन हैं उनको इंक्लूड कर लेता है, ठीक है। अच्छा, डॉट कोड, ये आपको अभी हमने बताया कि सेगमेंट है या डायरेक्टिव है। द डॉट कोड डायरेक्टिव मार्क्स द बिगिनिंग ऑफ द कोड सेगमेंट वेयर ऑल एग्जीक्यूटेबल स्टेटमेंट्स इन अ प्रोग्राम आर लोकेटेड। यानी कि डॉट डेटा सेगमेंट आपको पता है कि उसमें इनिशियलाइजेशन करते हैं, डॉट कोड सेगमेंट में आप तमाम एग्जीक्यूटेबल स्टेटमेंट्स
को रखते हैं। जैसे यहाँ पर ये एग्जीक्यूटेबल स्टेटमेंट है, ये एग्जीक्यूटेबल स्टेटमेंट है, ये भी एक एग्जीक्यूटेबल स्टेटमेंट है। तो ये आप कहाँ रखते हैं, डॉट कोड सेगमेंट में। फिर मेन प्रोसीजर बताया गया है कि मेन प्रोसीजर क्या करता है, द प्रॉक डायरेक्टिव इज आइडेंटिफाइज द बिगिनिंग ऑफ अ प्रोसीजर, यानी कि ये बिगिनिंग बता रहा है मेन प्रोसीजर, यहाँ पर से प्रोसीजर आपका बिगिन हो रहा है। द नेम चूजन फ्रॉम द फॉर द ओनली प्रोसीजर इन आवर प्रोग्राम इज मेन, ठीक है। अच्छा, अभी जो भी हमने प्रोसीजर क्रिएट किया हुआ है तो वो सिर्फ मेन है हमारे पास, अभी और कोई प्रोसीजर नहीं है। आगे चल के हम अपने प्री डिफाइंड प्रोसीजर्स भी क्रिएट करेंगे, ठीक है। अच्छा, फिर उसके बाद थर्ड लाइन यहाँ पर मेन प्रोसीजर के बाद क्या है, मूव ई एक्स कॉमा 10,000 H। तो ये मूव ई एक्स 10,000 H क्या कर रहा है, कॉमेंट में भी बताया हुआ है, ई एच की वैल्यू 10,000 पे अपडेट हो रही है। द मूव इंस्ट्रक्शन मूव्स और कॉपीज द इंटीजर 10,000 H टू ई एक्स रजिस्टर, ठीक है। ये इसके अंदर मूव करता है, मूव का इंस्ट्रक्शन। द फर्स्ट ऑपरेंड ई ए एक्स इज कॉल्ड डेस्टिनेशन, ये देखें ये डेस्टिनेशन हुआ फर्स्ट ऑपरेंड। अब यहाँ पर ई ए एक्स हो और यहाँ पर ई बी एक्स हो, जगह पे दोनों में से कोई भी चीज़ हो, कोई वैल्यू हो, कोई रजिस्टर हो जिसको आप मूव करा रहे हैं, ठीक है, उससे फ़र्क नहीं पड़ता है। बस ये सोर्स है राइट वाली और ये डेस्टिनेशन है। मूव का इंस्ट्रक्शन है तो ये जाके मूव होगी इस ई एक्स में। ऐड का इंस्ट्रक्शन है तो ये ऐड होगी ई एक्स में। सब्ट्रैक्ट का है तो ये सोर्स सब्ट्रैक्ट होगी डेस्टिनेशन से, ठीक है। तो इज कॉल्ड सोर्स ऑपरेंड एंड द सेकंड इज कॉल्ड द सोर्स, ठीक है। द कमेंट ऑन द राइट साइड शोज द एक्सपेक्टेड न्यू वैल्यू, ये कमेंट देने का तरीका है। आप सेमी कॉलन के साथ कमेंट देते हैं। कमेंट आप किसी भी लैंग्वेज, आप HTML भी पढ़ते हैं तो वहाँ पर भी कमेंट देते हैं। आप C++ पढ़ रहे हैं तो वहाँ पर भी आप किसी में बैक स्लैश फॉरवर्ड स्लैश के साथ आप देते हैं, किसी में आप हैश के साथ देते हैं। यहाँ पर आप ये सेमी कॉलन के थ्रू कमेंट देते हैं। कमेंट आपका कंपाइलर और असेंबलर जो है वो रीड नहीं करता, ये सिर्फ आपकी अंडरस्टैंडिंग के लिए होता है, ठीक है। फिर नेक्स्ट लाइन है ऐड ई एक्स 40,000, ये ऐड कर रहा है ई एक्स की पहले जो वैल्यू थी उसके अंदर 40,000। अच्छा, सब्ट्रैक्ट ई एक्स, अच्छा ये तो यूज़ नहीं हुआ। फिर कॉल डंप रजिस्टर, द कॉल्ड स्टेटमेंट कॉल्स अ प्रोसीजर दैट डिस्प्लेज द करंट वैल्यू ऑफ द CPU रजिस्टर्स, ठीक है। करंट स्टेट यानी कि इस स्टेट के बाद, इस इंस्ट्रक्शन के बाद जो स्टेट है आपकी CPU की, उस पर रजिस्टर्स की जो जो वैल्यूज़ हैं उन तमाम को डंप कर देगा, ठीक है। और मेन एंड प्रोसीजर क्या कर रहा है, ये एंड करता है प्रोग्राम को, मैसम को। और एंड मेन क्या करता है कि आपका द एंड डायरेक्टिव मार्क्स द लास्ट लाइन ऑफ द प्रोग्राम, यानी कि ये बताता है कि अब यहाँ प्रोग्राम एंड हो गया, यहाँ लास्ट लाइन है टू बी असेंबल्ड, इसके बाद कोई और चीज़ असेंबल नहीं होती, ठीक है। अच्छा, ये आपको पूरा बता दिया। अब इसके बाद हमारे पास आते हैं कि कुछ अगर हमने अर्थमेटिक ऑपरेशन परफॉर्म करने हों, जैसे ऐड तो आपने देख लिया, सब्ट्रैक्ट भी देख लिया। इसके बाद हमारे पास आता है डिवीजन मल्टीप्लिकेशन। आपको अगर कोई कहे कि आपने दो वैल्यूज़ को रजिस्टर्स की मदद से रजिस्टर्स में स्टोर करवा के उनको डिवाइड करना है, तो आप क्या करेंगे। एडिशन के लिए तो आपने ये देख लिया क्या है आपके पास, एड। सब्ट्रैक्शन करना है तो वही आप कहेंगे सब ई एक्स 40,000, यानी कि ई एक्स में जो भी वैल्यू उसमें से 40,000 सब्ट्रैक्ट कर दो। डिवाइड कर रहे हैं तो डिवाइड के लिए आगे बाद डिव है, ठीक है। मल्टीप्लाई के लिए मल है, ठीक है। ऐड के लिए ऐड, सब्ट्रैक्ट के लिए सब, मल्टीप्लाई के लिए MUL मल, और डिवाइड के लिए DIV डिव, ठीक है। अब आपको कोई कहे सपोज कि भाई मुझे दो नंबर्स को डिवाइड करना है। अच्छा, क्योंकि आपने देखा कि हमारे पास एडिशन जब भी हम परफॉर्म करते हैं तो बस दो नंबर आपस में ऐड हो जाते हैं, कोई साइन नेगेटिव हो पॉजिटिव हो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। सब्ट्रैक्शन में भी दोनों सब्ट्रैक्ट हो जाते हैं, एक वैल्यू आपके पास एक वैल्यू आती है। मल्टीप्लिकेशन में भी आपके पास एक वैल्यू आती है। लेकिन जब आप डिवीजन करते हैं तो डिवीजन करते दौरान आपके पास एक क्वोशिएंट आता है और एक आता है रिमाइंडर, ऐसा ही है। अच्छा, एक मिनट आप वेट करें, एक दो मिनट के लिए आप वेट करें।
अच्छा, तो हम क्या डिस्कस कर रहे थे कि अगर हमें डिवाइड करना हो दो नंबर्स को आपस में, ठीक है, तो हम क्या कर रहे होंगे। अगर सपोज आपको एक क्वेश्चन गिवन है कि डिवाइड टू नंबर्स, तो आप क्या करेंगे, आपने दो सबसे पहले नंबर ले लेने, ठीक है। और सपोज आप कर देते हैं मूव ई ए एक्स में मूव करा देते हैं पहला नंबर 25, और उसको डिवाइड कर देते हैं आप किससे, 5 से। आप कह देते हैं मूव ई ए एक्स कॉमा, ओ सॉरी, ई बी एक्स कॉमा 5, ठीक है। अब आपने करना है डिवाइड, सही है। तो डिवाइड करते वक्त जब आप 5 और 25, चले 5 और 25 तो हो जाएगा, लेकिन अगर कोई और नंबर होता, ठीक है, कोई और इवन नंबर होता, तो क्या होगा, एक आपके पास आएगा कोशेंट और एक आएगा रिमाइंडर, सही है। डिवाइड करते हैं जब आप, तो आपके पास दो आंसर आते हैं, एक कोशेंट होता है एक रिमाइंडर। तो हमारे पास तो एक ही रजिस्टर है। तो होता क्या है कि आप जब भी अर्थमेटिक ऑपरेशन परफॉर्म करेंगे, तो हमने यहाँ क्या कहा था कि जब ई एक्स ये रजिस्टर यूज़ हो रहे थे, पढ़ रहे थे, तो एकोमुलेटर और ये डेटा रजिस्टर, ये दोनों हमारे पास किस लिए इस्तेमाल होते हैं, अर्थमेटिक ऑपरेशंस में। तो जब आप डिवीजन परफॉर्म करेंगे, तो आपका जो भी कोशेंट है, ठीक है, कोशेंट आपका कहाँ जाके सेव होगा, ई ए एक्स में। और जो रिमाइंडर है, रिमाइंडर आपका ई डी एक्स में जाके सेव हो जाएगा, सही है। अच्छा, तो इसलिए आपने क्या करना पड़ता है, अब जैसे हमने डंप रजिस्टर किया था, ठीक है, तो डंप रजिस्टर करने पे आप लोगों ने आउटपुट स्क्रीन पे देखा होगा कि सारे रजिस्टर्स आ गए थे और सारे जीरो नहीं थे, सब में कोई ना कोई गार्बेज वैल्यूज थी। इसी तरीके से EDX में भी कोई गार्बेज वैल्यू होगी। तो आपको EDX रजिस्टर को पहले एम्प्टी करना पड़ता है। जैसे आप देखें, अगर मैं इसको दोबारा पीछे चले जाऊँ, सही है, और मैं इसको रन करता हूँ सपोज, कि तो राइट इंटीजर हो रहा है, इसको कह देता हूँ कॉल डंप रजिस्टर। आप यहाँ देखेंगे कि ये EAX EBX ECX EDX, अब यहाँ पर, यहाँ तो चलो कोई वैल्यू मेरी आ रही होगी, लेकिन ये EDX में भी कोई गार्बेज वैल्यू आ रही है, ठीक है। जब गार्बेज वैल्यू आ रही है, तो इस गार्बेज वैल्यू को मुझे ज़ीरो करना है। ज़ीरो करने के लिए मैं क्या करूँगा, ज़ीरो करने के लिए मैं करूँगा सब्ट्रैक्ट ई डी एक्स कॉमा ई डी एक्स, ठीक है। जब भी आपने याद रखें, जब भी डिवीजन करना होगा, तो डिवीजन करने से पहले आपने सब ई डी एक्स कॉमा ई डी एक्स लाजमी करना है, ताकि आपका जो भी रिमाइंडर आ रहा है वो ई डी एक्स में जाके सेव हो। वरना पहले ई डी एक्स के अंदर कोई ना कोई गार्बेज वैल्यू होती है। तो उसको रिमूव करने के लिए आपने जब भी डिवीजन, एडिशन में कोई मसला नहीं है, सब्ट्रैक्शन में नहीं है, मल्टीप्लिकेशन में नहीं है, डिवीजन जब भी करना है, ये लाजमी याद रखें कि सब ई डी एक्स कॉमा ई डी एक्स का है। उसके बाद आप क्या करेंगे, डिव ई बी एक्स। डिव ई बी एक्स क्या करेगा, आपने डिवाइड करना है, तो 5 को डिवाइड कर देगा 25 से, सही है। तो ये यहाँ पर आपको दोनों चीज़ें देने की ज़रूरत नहीं है, ये ऑटोमेटिकली इससे पहले जो भी ई ए एक्स की वैल्यू वो आई होगी, ठीक है, ये ई बी एक्स जाके उससे डिवाइड हो जाएगा, सही है। आपको बताने की भी ज़रूरत नहीं है, लास्ट जो भी ई एक्स में वैल्यू अपडेट हुई है, जैसे यहाँ पर 25 मूव हुई है, तो ये ऑटोमेटिक जाके उससे हो जाएगा। और मल्टीप्लाई भी करेंगे, तो ये मल लिखें और डायरेक्ट ई बी एक्स लिखें, तो ई बी एक्स में जो भी वैल्यू है वो लास्ट ई एक्स में जो वैल्यू अपडेट हुई है उसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगी। तो अब हमने ये किया, अब अगर आप देखें इसको, तो क्या आंसर आना चाहिए, 25 डिवाइडेड बाई 5, हमारे पास 5 आंसर आना चाहिए। अब हम देख लेते हैं कि यहाँ पर हम इसको क्या करते हैं, क्योंकि वैल्यू जाके ई ए एक्स में सेव होगी, तो हम उसको राइट डेसिमल भी कर देते हैं, कॉल राइट डेसिमल, और न्यू लाइन के लिए कॉल CRLF, ठीक है। अब देखते हैं कि हमारा आंसर आता है कि नहीं। 25 डिवाइडेड बाई 5, ये आ गया 5, ठीक है। 25 डिवाइडेड बाई
4 कर देते हैं, सिक्स, ठीक है। तो वो आपको पॉइंट में वैल्यूज नहीं दे रहा, वरना आपको ये सम 6 पॉइंट समथिंग देता, ठीक है। अच्छा, तो ये तो आपका हो गया डिवीजन परफॉर्म, ठीक है। इसके अंदर आई थिंक किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, बस आपने एडिशन इजी है, सबट्रैक्शन इजी है, ठीक है। डिवीजन में सिर्फ आपने एक चीज़ याद रखनी है कि आपने ईडीएक्स रजिस्टर को एम्प्टी करना होता है। एम्प्टी करने के लिए आप क्या करेंगे, उसके अंदर ईडीएक्स में से ईडीएक्स को ही सबट्रैक्ट कर देंगे, तो फिर ईडीएक्स एम्प्टी हो जाएगा। उसके बाद आप डिवीजन अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। अच्छा, इसके बाद हम एक काम करते हैं, एक और एग्जांपल देख लेते हैं। सपोज आपके पास एक इक्वेशन गिवन हो,